हमारे एक मित्र हैं अंकुर, कानपुर में हमारे साथ पढ़ते थे। उनके पिता कुछ मस्त मौला तबीयत के व्यक्ति थे। सब तरह से कहा करते थे, बेटा बेरुखी से मोहब्बत और भी भड़कती है। कुछ बेरुखी है आपकी तरफ से, इसीलिए जब तक आपकी फीड में स्वाभाविक रूप से दुनियादारी नजर ना आए आप देखते नहीं हैं। थोड़ा जतन करिए, देखिए और सिर्फ खुद मत देखिए। जो इतने सारे फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें दुनिया जहां की लंतरानियां भेजते हैं, गुड मॉर्निंग के मैसेज से लेके कौआ और मोर तक, वहां पर दुनियादारी का एपिसोड भी तो जाए, तो हमारे जियालों को भी लगे कि मेहनत सफल हो रही है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी है और हमारा और आपका एक रिश्ता है तमाम प्रोग्राम से परे। वो कहते हैं ना, आंखों में झांकिए तो नज़र आ जाता है कि हकीकत कितनी हिलोरे मार रही है। चलिए कुछ हकीकत को फंसाने की तरह बयां करना शुरू करते हैं। वो क्या है कि बात किस्सों के अंदाज में कही जाए तो जज्ब हो जाती है, याद रह जाती है। 19वीं सदी में इंग्लैंड के एक प्रधानमंत्री हुए, हेनरी जॉन टेम्पल। कहते थे, देशों के आपसी रिश्तों में ना कोई स्थायी दोस्त है ना परमानेंट दुश्मन। स्थायी सिर्फ एक चीज है, अपना हित। उनकी मौत के करीब 1.5 सदी बाद भी सरकारें इस फॉर्मूले को अपना गुरु वाक्य मानकर चल रही हैं। इसकी एकदम फ्रेश मिसाल है इजराइल और मोरक्को। लंबी दुश्मनी के बाद अब ये दोनों कूटनीतिक रिश्ते कायम करने को राजी हो गए हैं। इनके बीच सरपंच बना है अमेरिका। वहां ट्रंप अपनी रुखसती के पहले किसी तरह ये डील करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने करीब 40 साल पुरानी अमेरिकी विदेश नीति को तज कर मोरक्को की शर्त मान ली। इस पूरे डेवलपमेंट में सबसे दिलचस्प है इजराइल और मोरक्को की क्यूरियस हिस्ट्री। वो पिछले करीब 6 दशकों से दुश्मन होकर भी चुपके चुपके दोस्ती निभा रहे थे। कभी इजराइल मोरक्को को अपने एक विपक्षी नेता की हत्या करवाने में मदद करता, कभी मोरक्को इजराइल के लिए अरब देशों की जासूसी करता। यहां तक कि मोरक्को की ही दी हुई सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स की मदद से इजराइल एक युद्ध भी जीता। विस्तार से बताते हैं मामला। आप कहेंगे पहले ही बुझाते जा रहे हो। शुरुआत 1956 से होगी, वो साल जब मोरक्को फ्रांस से आज़ाद हुआ। मोरक्को की आइडेंटिटी बड़ी दिलचस्प है। इसकी बसाहट है नॉर्थ अफ्रीका में, लेकिन पहचान अरब से जुड़ी है और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर अरब मेजॉरिटी में है। चूंकि अरब का दुश्मन इजराइल था, सो मोरक्को पर भी इजराइल से दुश्मनी निभाने का पीयर प्रेशर था। यहाँ यहूदियों की भी एक बड़ी आबादी थी, उन्हें करना था आलिया, मतलब यहूदियों के अपने वतन इजराइल जाकर बसने की प्रक्रिया। शुरू में मोरक्को ने इन यहूदियों को नहीं रोका, लेकिन फिर अरब मुल्कों के दबाव में उसने इस इमिग्रेशन पर रोक लगा दी। उधर इजराइल, जो दुनिया भर के यहूदियों को उनकी प्रॉमिस्ड लैंड देना चाहता था, उसके ऊपर भी दबाव हो गया। ऐसे में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने मोरक्कन यहूदियों की घर वापसी के लिए चलाया एक सीक्रेट ऑपरेशन। इसका नाम था ऑपरेशन याचिन। सब कुछ ठीक चल रहा था, यानी यहूदियों को मोरक्को से इजराइल लाने का ऑपरेशन। लेकिन 1961 के साल में मोरक्कन यहूदियों को लेकर आ रहा मोसाद का एक जहाज समंदर में डूब गया। जहाज पर सवार ज्यादातर लोग मारे गए और इसके साथ ही मोसाद का यह ऑपरेशन एक्सपोज हो गया। अब मोसाद के लिए काम चुपके चुपके करना मुमकिन नहीं रहा, तो उसने एक दूसरा रास्ता चुना। उन दिनों मोरक्को में एक नेता थे, मेहदी बेन बरका। वो गद्दी पर बैठे नए राजा किंग हसन द्वितीय को सत्ता से हटाना चाहते थे, पर यह काम आसान नहीं था। मेहदी को ठोस बैकिंग चाहिए थी। बहुत गुणा भाग करके मेहदी ने इस काम के लिए मोसाद से, यानी कि इजराइल की खुफिया एजेंसी से मदद मांगी और यहां पर मोसाद ने खेल कर दिया। उसने किंग हसन को मेहदी की प्लानिंग बता दी और यहीं से शुरू हुआ किंग हसन और इजराइल के सीक्रेट संबंधों का सिलसिला। मोसाद की दी हुई टिप के बदले न केवल किंग हसन ने मोरक्कन यहूदियों को इजराइल पहुंचाने में मदद की, बल्कि मोसाद को मोरक्को के भीतर एक सीक्रेट स्टेशन भी खोलने दिया ताकि वो यहां रहकर इजिप्ट और दूसरे अरब मुल्कों की जासूसी कर सके। इस स्पाइंग चैप्टर का एक बड़ा इवेंट आया सितंबर 1965 में। मोरक्को का सबसे बड़ा शहर है कासाब्लांका। यहां पर अरब लीडर्स और मिलिट्री कमांडर्स की एक सीक्रेट मीटिंग हो रही थी। इसमें शामिल लोगों को ठहराने और सम्मेलन के बाकी सभी इंतजामों का जिम्मा मोरक्को के पास था। उसने मोसाद को होटल के कमरों और मीटिंग रूम्स के भीतर सीक्रेट माइक लगाने की परमिशन दी। इसकी वजह से उस सीक्रेट समिट में हुई तमाम बातें मोसाद ने सुनी और यही वो रिकॉर्डिंग्स थी जिनकी मदद से इजराइल ने 5 जून 1967 की अलसुबह इजिप्ट पर सरप्राइज हमला किया। इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ जनरल शोल्मो गाजित ने 2016 के अपने एक इंटरव्यू में ये बात स्वीकार भी की। उन्होंने कहा कि वो रिकॉर्डिंग्स मोसाद के लिए एक असाधारण उपलब्धि थी
और इस मीटिंग के बाद इजराइल और मोरक्को के बीच फेवर्स के आदान प्रदान का सिलसिला और तेज हो गया। इससे जुड़ी एक कहानी हमें फिर से मेहदी बेन बरका पर ले जाएगी। वो व्यक्ति जो राजा का तख्ता पलट करना चाहता था, लेकिन उसी की जासूसी कर दी थी मोसाद ने। मेहदी 1963 में मोरक्को से भागकर यूरोप चले गए। मोरक्को उन्हें लोकेट करके रास्ते से हटाना चाहता था। उसने इस काम में फिर से मोसाद से मदद मांगी। उन दिनों यूरोप में मोसाद के चीफ थे राफी एटान। उन्हें मोसाद का सबसे सेलिब्रेटेड, सबसे कामयाब जासूस माना जाता था। मानते हैं कि इन्हीं राफी एटान की देखरेख में मोसाद ने मेहदी बेन बरका से कांटेक्ट किया, झांसा देकर पेरिस बुलाया और फिर 29 अक्टूबर 1965 को पेरिस में एक रेस्तरां के बाहर 2 फ्रेंच पुलिसकर्मी मेहदी को अपनी कार में बिठाकर कहीं ले गए। उस पल के बाद मेहदी को किसी ने नहीं देखा, लाश तक नहीं मिली। कहा जाता है कि मेहदी के अपहरण और हत्या के पीछे मोसाद का हाथ था। उसने फ्रेंच एजेंट्स की मदद से मेहदी को अगवा किया और मोरक्कन सिक्योरिटी एजेंसी तक पहुंचाया। फिर टॉर्चर करके मेहदी की हत्या कर दी गई और मोसाद के एजेंट्स ने उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया। अगर आप इस केस के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो एक किताब है, राइज एंड किल फर्स्ट, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ इजराइल्स टारगेटेड असैसिनेशंस। इसे लिखा है इजराइल के जाने माने इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार रोनेन बर्गमैन ने। वापस मूल कहानी पर लौटते हैं। वो मोरक्को ही था जिसने इजिप्ट और इजराइल के बीच दूत की भूमिका भी निभाई थी। जी, आपने जंग की बात सुनी, अब शांति की बात सुनिए। 1979 में हुए इजराइल इजिप्ट शांति समझौते से पहले दोनों देशों के लीडर्स मोरक्को में सीक्रेट मीटिंग्स करते थे। वो मोरक्को ही था जिसने 1995 में मोसाद के साथ मिलकर ओसामा बिन लादेन के सेक्रेटरी को अपनी तरफ मिलाने का ऑपरेशन भी चलाया था ताकि ओसामा को मारा जा सके। जाहिर सी बात है ये ऑपरेशन तब कामयाब नहीं रहा। ये तमाम हिस्ट्री हमने बता दी। अब लौटते हैं मौजूदा प्रसंग पर। मोरक्को और इजराइल दशकों से एक दूसरे संग रिश्ता निभा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई डिप्लोमेटिक रिश्ता नहीं। वजह वही अरब और इजराइल की शत्रुता। लेकिन 2020 में यह तस्वीर बदलने लगी। बहरीन और यूएई ने इजराइल से फॉर्मल रिश्ते जोड़ने की पहल की। उम्मीद थी कि धीरे धीरे बाकी अरब मुल्क भी इसी राह पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस लिस्ट में अगला देश कौन सा होगा, इसको लेकर काफी स्पेकुलेशन थे। मोरक्को का नाम भी लिया जा रहा था। मोरक्को और इजराइल दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी थी, बस एक पेच था, वेस्टर्न सहारा। ये वेस्टर्न सहारा का क्या मसला है, क्या पेच है? अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट पर है वेस्टर्न सहारा। नाम से जाहिर है ये सहारा मरुस्थल का, डेजर्ट का पश्चिमी हिस्सा है। एक जमाने में इस पर स्पेन का कब्जा था। स्पेन गया तो 1975 में वेस्टर्न सहारा के पड़ोस में बसे मोरक्को ने इस पर कब्जा कर लिया और तब से इस इलाके पर अधिकार को लेकर विवाद चल रहा है। इस विवाद में 2 पार्टियां हैं, एक तरफ है मोरक्को और दूसरी तरफ है सहरवी समुदाय। सहरवी वेस्टर्न सहारा के मूल निवासी हैं। इनका संगठन है पोलिसारियो फ्रंट। ये मोरक्को से आज़ादी चाहते हैं और मोरक्को वो कहता है कि ये इलाका ऐतिहासिक तौर पर हमारा दक्षिणी प्रांत रहा। 1976 की बात है, यानी स्पेन के जाने की 1 बरस बाद की। अपने इस इलाके को, जो वहां का गुट था, उसने आज़ाद देश घोषित कर दिया। नाम रखा सहरवी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अल्जीरिया समेत कुछ देशों ने इसे मान्यता भी दे दी, लेकिन मोरक्को इसे अवैध कहता है और इसी अवैध और वैध के सवाल पर दोनों में युद्ध भी हुआ। 1991 में बहुत बीच बचाव के बाद दोनों में संघर्ष विराम हुआ, लेकिन तब तक मोरक्को के कब्जे में 3/4 हिस्सा और पोलिसारियो के पास 25% हिस्सा बचा था इस डेजर्ट का। यूएन ने विवाद खत्म करने के लिए 1992 में यहां पर रेफरेंडम करवाने की बात कही, लेकिन मोरक्को को इससे दिक्कत थी। उसका कहना था रेफरेंडम में आज़ाद होने का विकल्प नहीं हो सकता और रेफरेंडम का यह कहकर उसने बहिष्कार कर दिया। नतीजा यह रहा कि जनमत संग्रह हुआ ही नहीं और दावेदारी भी तय नहीं हो पाई। लेकिन अभी नवंबर 2020 में मोरक्को ने यहां लागू 1 दशक पुराना संघर्ष विराम तोड़ दिया। और जब ऐसा हुआ तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या कहा? यूरोप और अफ्रीकन यूनियन समेत दुनिया के ज्यादातर देश वेस्टर्न सहारा को मोरक्को का संप्रभु हिस्सा नहीं मानते हैं। वो बार बार आपसी बातचीत से हल निकालने की बात कहते हैं, लेकिन मोरक्को चाहता था कि कोई बड़ा देश उसके दावे को वैध माने ताकि सिक्योरिटी काउंसिल में उसको एक मददगार मिल जाए। और इसमें मोरक्को की मदद की इजराइल ने। वो अमेरिका को वेस्टर्न सहारा पर मोरक्को की दावेदारी मानने के लिए तैयार कर रहा था, जबकि इस मसले पर अमेरिका की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से न्यूट्रल थी। इसीलिए हमने कहा कि ट्रंप के जमाने में दशकों पुरानी अमेरिकन नीति बदल गई। 10 दिसंबर को खबर आई कि इजराइल और मोरक्को डिप्लोमेटिक रिश्ता बनाने के लिए राजी हो गए और उनकी सुलह करवाई अमेरिका ने। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने फोन पर यह डील करवाई। साथ ही यह भी बताया गया कि अमेरिका ने वेस्टर्न सहारा पर मोरक्को की संप्रभुता भी मान ली और ऐसा करने वाला पहला पश्चिमी देश है अमेरिका। सवाल अब ऐसे में यह उठता है कि अमेरिका ने मोरक्को की शर्त मानी क्यों?
जानकारों के मुताबिक इसकी वजह अमेरिकी चुनाव का रिजल्ट, डोनाल्ड ट्रंप हार गए हैं। जनवरी 2021 में उनकी जगह लेने वाले हैं डेमोक्रेटिक नेता जो बाइडेन। ट्रंप इससे पहले ही मिडिल ईस्ट में कई तरह की सुलह मशवरे करवाने की कोशिश कर चुके हैं। बहरीन और यूएई का इजराइल से गठजोड़ भी करवा चुके हैं, यानी बड़ी चुनौती पार हो गई। ट्रंप को लग रहा है कि अब जितने ज्यादा से ज्यादा देश इजराइल से पीस डील करेंगे, उतना ही उनकी लेगेसी मजबूत होगी, और मोरक्को की शर्त मानने के पीछे भी उनकी यही लालसा है। ऊपरी तौर पर देखने से लग रहा है कि इजराइल और मोरक्को के बीच अमेरिका ने डील करवाई, लेकिन असलियत में इस डील के पीछे इजराइल है। वो जानता था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वेस्टर्न सहारा पर मोरक्को का दावा नहीं मानेगा, इसलिए मोरक्को की तरह उसे भी इस डील की जल्दी थी, और टिप्पणीकारों के मुताबिक इजराइल के दबाव में ट्रंप ने यह शर्त मान ली। और इस पर प्रतिक्रियाएं कैसी आईं? लोगों ने डील का स्वागत किया, लेकिन वेस्टर्न सहारा वाली बात पर कई लोग नाराज भी हैं। इनमें से एक हैं ओक्लाहोमा के सेनेटर जेम्स इनहोफे। ट्रंप के सहयोगी हैं, सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन भी। पिछले कई वर्षों से सहरवी समुदाय के अधिकारों का समर्थन करते आए हैं। ऐसे में उन्होंने ट्रंप की आलोचना करते हुए सेनेट में कहा कि उन बेजुबान निरीह लोगों के अधिकारों का सौदा किए बिना भी ट्रंप ये डील करवा सकते थे। इस मामले पर अमेरिका ही नहीं, यूएन का भी बयान आया। उसने कहा कि अमेरिका ने भले स्टैंड बदला हो, लेकिन वेस्टर्न सहारा पर उसका स्टैंड पहले जैसा ही है। इसके अलावा पोलिसारियो फ्रंट का भी रिएक्शन आया। उन्होंने एक बयान जारी कर ट्रंप के इस फैसले की निंदा की और कहा कि जो चीज़ मोरक्को की है ही नहीं, वो ट्रंप उसे कैसे दे सकते हैं। पोलिसारियो फ्रंट ने यह भी कहा कि ट्रंप के फैसले की कोई भी कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय वैधता नहीं है। ट्रंप डील को ऐतिहासिक बता रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति की इतनी चमक उन्होंने पहले कभी नहीं देखी, और डील का तीसरा पार्टनर मोरक्को, वो संभाल कर बोल रहा है। उसने इजराइल को मान्यता देने पर एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वेस्टर्न सहारा की दावेदारी माने जाने पर खुशी जताई। तो मोरक्को इजरायली डील पर चुप क्यों है जब बार बार इजराइल की मदद हो रही है? इस चुप्पी का कारण है जनता। वो इजराइल से दोस्ती को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही है। खबरों के मुताबिक ट्रंप के ऐलान के बाद वहां प्रोटेस्ट शुरू हो गए। राजधानी रबात सहित अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों के जमा होने की खबर है, यानी राजधानी के अलग अलग इलाकों में और अमेरिकी दूतावासों में। और इन प्रदर्शनों के मद्देनजर देश के कई शहरों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। इन सब के बीच सबसे ज्यादा निराश जाहिर तौर पर सहरवी समुदाय है, जो दशकों से सेल्फ गवर्नेंस के लिए लड़ रहे हैं। ये सच है कि उन्होंने हथियार उठाया, लेकिन मोरक्को ने भी उन पर कम ज्यादतियां नहीं की। वेस्टर्न सहारा ट्रंप की संपत्ति नहीं है, अमेरिका की भी नहीं। फिर किस अधिकार से ट्रंप ने उस पर मोरक्को के नाम की मोहर लगा दी? आप ये सवाल जरूर पूछें। ये था हमारा आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी लेबनान से। यहां एक अदालत ने केयरटेकर प्रधानमंत्री हसन दियाब पर केस दर्ज किया है। उन पर 4 अगस्त को हुए बेरूत ब्लास्ट के मामले में लापरवाही बरतने का इल्जाम है। हसन दियाब के अलावा 3 पूर्व मंत्रियों पर भी केस दर्ज हुआ। इल्जाम है कि बेरूत बंदरगाह पर रखे अमोनियम नाइट्रेट के भंडार के बारे में कई बार नोटिस मिलने के बाद भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर ये लापरवाही न बरतते तो शायद धमाका न होता। केस दर्ज होने के बाद हसन ने कहा कि उनकी अंतरात्मा शुद्ध है। उन्होंने इस मामले को पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता से संभालने का दावा किया। प्रधानमंत्री समेत 3 आरोपी मंत्रियों से अगले हफ्ते पूछताछ होगी। अगली सुर्खी फिनलैंड से। यहां देश के पश्चिमी हिस्से में ओलकिलुओतो 2 नाम का एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। 10 दिसंबर को इस रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम में लगे पाइप के भीतर रेडियो एक्टिविटी का लेवल अचानक बढ़ गया। ऑटोमेटिक सिस्टम ने इसे डिक्टेट किया और रिएक्टर को बंद कर दिया। इस दौरान प्लांट के एक कमरे में रेडिएशन की मात्रा बढ़ी। अच्छा ये हुआ कि प्लांट में काम करने वाला कोई शख्स रेडिएशन के संपर्क में नहीं आया और ना ही बाहरी लीक हुआ। फिनलैंड में न्यूक्लियर सिक्योरिटी से जुड़ी एजेंसी STUK ने इसे गंभीर मामला बताया। इसकी तफ्तीश भी हो रही है। फिनलैंड ऊर्जा से जुड़ी अपनी जरूरतों का 1/3 हिस्सा न्यूक्लियर सोर्स से प्राप्त करता है। इससे पहले फिनलैंड में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। तीसरी सुर्खी अमेरिका से है। यहां 40 साल के ब्रेंडन बर्नार्ड को जहरीला इंजेक्शन लगाकर मौत की सजा दी गई। बर्नार्ड 1999 में हुई एक कपल की हत्या का दोषी पाया गया था। अपराध के समय वो 18 साल का था। बर्नार्ड का केस पिछले कई महीनों से चर्चा में था। लीडर्स, सेलिब्रिटीज, दसियों हजार लोग उसे माफ करने की अपील कर रहे थे, पर कोई असर नहीं। वो पिछले 70 सालों में डेथ सेंटेंस पाने वाला सबसे युवा अमेरिकी है। इस सजा से एक और परंपरा टूटी। पिछले 130 वर्षों में अमेरिका में प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन के बीच कोई मौत की सजा नहीं दी गई थी। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। उम्मीद है फिर मिलेंगे। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था,
हो नहीं पाया और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।